सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं पवन आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो डियर, आप सभी की बहुत लंबे समय से इंतज़ार था कि अभी जो रिसेंट में यूपी ट्रिपल एस सी के जो कुछ महीनों में 10 से 12 पेपर कराए गए हैं, तो वहाँ पे पेपर का जो कठिनाई स्तर है कंप्यूटर सब्जेक्ट की, अभी मैं बात कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। तो उस कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम के द्वारा बेहतर तरीके से एनालिसिस किया गया कि क्या अब लेवल है, बच्चों की डिमांड क्या है अभी, है ना। अभी जो प्रश्न जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, है ना, उस लेवल को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन तरीके से आपके लिए, है ना, कंटेंट जो है रेडी किया गया है ना। इसकी क्लासेस आज से रेगुलर आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगी। तो आज किसी वजह से ये क्लास आपकी एप्लीकेशन में लाइव नहीं हो पा रही है, टेक्निकल इशू की वजह से। ये क्लास आज के लिए यूट्यूब पे पब्लिक की जा रही है ना। हो सकता है जैसे वहाँ पे 24 आवर्स के बाद डाउनलोड हो जाएगी, फिर इसको एप्लीकेशन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस भी आपसे डिस्कस किया जा चुका है। तो अब अगर आपको सिलेबस की जानकारी चाहिए कि क्या क्या टॉपिक आपका कवर कराया जाने वाला है, इस समय आपको देख रहे होंगे कि ई गवर्नेंस, है ना, एआई हो गया, और भी तमाम ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बच्चों को बहुत ही कठिन लगते हैं, है ना। किसी बुक में भी बेहतर तरीके से चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन किया गया है। तो वो सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपकी क्या है, प्रॉपर आज से, है ना, रेगुलर, और हमारा लक्ष्य होगा कि इस क्लास को विद इन, है ना, एग्ज़ाम से पहले आपके, है ना, सारा टॉपिक कवर करा दिया जाए। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ धीरज सर को होगी, ये बात मैंने उनको समझाया है, तो वो रेडी है पूरी तरीके से अच्छे कंटेंट और मेहनत के साथ आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ चीज़ों को देने वाले हैं। तो धीरज सर को इनवाइट करूंगा और आज की क्लास आपकी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की क्लास है, इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। धीरज सर आइए, मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू पवन सर। तो दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज आप सभी को आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। नमस्ते डॉक्टर के इस प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि पवन सर ने बताया कि आपकी बहुत दिनों से डिमांड को देखते हुए ये कोर्स आज से शुरू हो रहा है। लगातार आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। किसी रीजन की वजह से आज ये यूट्यूब पे लाइव की जा रही है, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि इसमें जो अभी रिसेंट की कंप्यूटर के जितने भी एग्ज़ाम हुए यूपी ट्रिपल एस सी के 8-10 एग्ज़ाम्स को देख के उनके डिफ़िकल्टी लेवल को देखा गया, क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा गया, उस पर पूरा रिसर्च किया गया, उसके बाद ये कोर्स तैयार किया गया, ठीक है। अब आपको रेगुलर बेसिस पे ये क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलने वाली हैं, ठीक है। और पूरे बेहतरीन तरीके से एकदम लो लेवल से लेके हाई लेवल तक ये आपका जहाँ तक डिमांडेड है वहाँ तक ये पूरा कंप्यूटर की क्लासेस आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी, ठीक है। तो आज हम लोग आपको शुरू करने वाले हैं आपके साथ आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो है आपका पहला जो है लेक्चर है, पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला टॉपिक है आपको, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में आप देखेंगे कि हम पहले देखेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास शुरू कहाँ से हुआ, कैसे किन किन आइडियाज़ के साथ कंप्यूटर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, और आज जो हम कंप्यूटर देखते हैं वो पहुंचने तक किन किन प्रोसेस से होकर गुजरा, किन किन स्तरों से लेवल बाय लेवल एक सोपान से दूसरे सोपान, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी तक चढ़ते हुए कैसे यहाँ पहुँचा। ये हालांकि इन इन दिनों इन पे क्वेश्चन हो सकता है आपको बेशक कम मिले, लेकिन कंप्यूटर सब्जेक्ट की एक बेहतर समझ के लिए आपको इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। उनके कंपोनेंट्स टाइम के साथ कैसे कैसे डेवलप होते गए, क्या क्या कंपोनेंट उसमें रिडंडेंट थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो यूज हुए जा रहे थे, और उन्हीं की वजह से कंप्यूटर जो है वो बल्कि या इनएफिशिएंट हुआ करता था। और इसी इसी जो ज़रूरत ने हमें नए नए कंपोनेंट्स को खोजने के लिए मोटिवेट किया। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो किन आवश्यकताओं की वजह से हमें आज का मॉडर्न कंप्यूटर मिल पाया है, वो हम लोग इसी इंट्रोडक्शन में, अपने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के थ्रू हम लोग जान पाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के थ्रू ही आपको कंप्यूटर का जो बेसिक मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर आइडिया आपको हो जाएगा। इसी में आपको कंप्यूटर का बेसिक हार्डवेयर बता दिया जाएगा, कंप्यूटर का आपको क्या होता है सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी जाएगी, उनकी लैंग्वेजेस के बारे में बता दिया जाएगा, हिस्ट्री तो आपको पता ही जाएगी, उसके हार्डवेयर के अलग अलग पार्ट्स बता दिए जाएंगे। एक ओवरऑल कंप्यूटर के आपके साथ इसका इंट्रोडक्शन करा दिया जाएगा। उसके बाद उसके हर एक टॉपिक को डीपली जो है सेपरेटली कवर किया जाने वाला है। इसके बाद मेमोरी के बाद फिर अलग अलग, जैसे उसके फिर लास्ट में जाके आपको ई गवर्नेंस से आई, जब आप कंप्यूटर के बारे में बेहतरीन, उसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी ले चुके होंगे, तब आपको एआई,
ठीक है, मशीन लर्निंग का जो पार्ट है, ठीक है, और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ई गवर्नेंस, बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का यूज, ये सब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ करवाया जाने वाला है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज आपकी पहली क्लास। ठीक है, चलिए देखिए कंप्यूटर जो था, देखिए स्टार्टिंग में जो है जितनी भी सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हमेशा यूरोपियन कंट्रीज़ का रहा है। ठीक है, जहाँ से सभ्यता क्या होते हैं बहुत जल्दी उनकी एडवांस हुई इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, मॉडर्न लिटरेचर के बारे में जो इंग्लिश से रिलेटेड हैं वो ज़्यादातर यूरोप से शुरू हुई। तो जितनी भी चीज़ें शुरू हुई यूरोप से, उनके नाम की स्टार्टिंग जो है वो लैटिन भाषा से जनरली होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर भी सभी की तरह, कंप्यूटर भी आपका एक लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से लिया गया है। लैटिन भाषा का शब्द क्या है? कंप्यूट। कंप्यूट से क्या है, इसको कंप्यूटर को लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट मतलब किसी चीज़ की गणना करना, कैलकुलेट करना, उसका हिसाब किताब लगाना। ठीक है, तो इसी कंप्यूट से बना आपका शब्द कंप्यूटर, जिसको आज हम लोग कंप्यूटर के फॉर्म में एक एडवांस रूप में देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है इसकी कोई आपको स्टैंडर्ड डिफिनीशन नहीं मिलेगी कहीं भी। इसकी कोई स्टैंडर्ड डिफिनीशन ना तो कोई ऑफिशियल, ना तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई कोई इसकी स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। फिर भी आपको जनरल समझ के लिए अपने से बनाई गई एक डिफिनीशन है, जिसको आप जनरली इसको यूज कर सकते हो, बट वो ऑफिशियल या स्टैंडर्ड नहीं है। वो क्या है? कॉमन कंप्यूटर, मतलब हर एक शब्दों को जोड़कर एक कंप्यूटर का रूप दे दिया गया, एक फॉर्म दे दिया। क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। मतलब ऐसी मशीन है जो क्या बोलते हैं आपके टेक्नोलॉजी के लिए, आपके एजुकेशन और रिसर्च के लिए, एजुकेशनल रिसर्च के लिए वो ऐसी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जो कि यूज की जाती है, जो कंप्यूटर के फुल फॉर्म को इससे बनाया गया। ठीक है, एक ऐसे, ये आपको कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको एक जनरल समझ के लिए आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। सी फॉर कंप्यूटर, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पजली और यू फॉर यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, चलिए अब कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर क्या है आप जानते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। डेटा प्रोसेसिंग मशीन क्या है? कंप्यूटर को आप कुछ रॉ डेटा देते हो, जिसको वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोसेस कर देता है। उसको आपकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोसेस करके उसके डिजाइन रूप में, उसके डिजायर्ड रूप में परिवर्तित कर देता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपके डेटा को, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन दैट एक्सेसेस डेटा, आपको आपकी दिए गए डेटा को वो एक्सेस करता है, उसको पाता है मेनली। ठीक है, उस तक अपनी पहुंच बनाता है। एंड इंस्ट्रक्शंस, आपके क्या होता है, डेटा को एक्सेस करता है और इंस्ट्रक्शन को इनपुट यूनिट की, जैसे कंप्यूटर है, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, ऐसे कंप्यूटर के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। उसी का एक पार्ट है इनपुट यूनिट। उसका इनपुट यूनिट मतलब जहाँ से वो डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है और उसको फिर रिक्वायर्ड, उसको जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करेगा और उसको फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या करेगा, आपके इनपुट डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, फिर उसको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेस करके डिजायर्ड आउटपुट में चेंज कर देता है। ठीक है, ये कंप्यूटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, उद्यमिता जैसे जैसे बढ़ती चली गई, चीज़ों को गिनना, उनको काउंट करना, उनको हिसाब किताब लगाना, और क्या होते हैं कि कोई भी रिसर्च वगैरह भी, आप जितने भी रिसर्च वगैरह भी देखते हैं उसमें भी काउंटिंग का या कैलकुलेशन का ही मेन रोल होता है। ठीक है, बड़े बड़े आप डेटा को देते हैं, उसके हिसाब से कंप्यूटर के हिसाब से एक मॉडल तैयार करते हैं, एक अनुमानित मॉडल तैयार करते हैं। वो अगर मैनुअल किया जाता तो उससे बहुत ही समय लग सकता था। इसके लिए हमें एक ऐसी मशीन की ज़रूरत पड़ी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की ज़रूरत पड़ी। मैकेनिकल मशीन नहीं, ये क्या है, मैकेनिकल मशीन में आप हर चीज़ क्या होता है, बहुत टाइम लेता है, मैकेनिकली जो काम होता है वो स्लो होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन की ज़रूरत थी, जो इन हमारे डेटा को फास्ट तरीके से एक्सेप्ट करे, उसको प्रोसेस करे और हमें रिजल्ट तक पहुँचाए, हमारे समय को बचाए, और ताकि हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो औद्योगिकरण का जो फेज था, जो उसकी स्पीड थी, उसका जो पेस था, उसको हम लोग मैच कर सके। ठीक है, तो हमारी इस आवश्यकता ने हमारे क्या होते हैं
आविष्कार को जन्म दिया जिसका नाम है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के जनक आप किसी, ये सब तो आप सभी को याद ही होगा। कंप्यूटर के जनक आपके कौन माने जाते हैं? चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं आपके कंप्यूटर के जनक। जबकि आधुनिक कंप्यूटर जो है, आधुनिक जो आज के फॉर्म में आप कंप्यूटर देखते हैं, इसके कंप्यूटर के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग, और कंप्यूटर साइंस के भी जनक इसलिए एलन ट्यूरिंग को ही माना जाता है। अब देखिए, एलन ट्यूरिंग ने क्या किया कि आधुनिक कंप्यूटर की इन्होंने परिकल्पना की। इन्होंने जो अभी कंप्यूटर जिस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, इसकी परिकल्पना समझ लीजिए सैद्धांतिक रूप से एक हिसाब से एलन ट्यूरिंग ने की। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि इसीलिए किसी भी जो अभी आप आके जो भी कंप्यूटर्स हैं, जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं, जो कोई भी मशीन है, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई मशीन है, जैसे आज के कंप्यूटर जो काम पूरा करते हैं, अगर वो मशीन भी उसी तरीके का काम पूरा कर रही है, तो ऐसी मशीन को हम लोग कहते हैं ट्यूरिंग कंप्लीट मशीन। वो एलन ट्यूरिंग को सम्मान देते हुए उसका नाम दिया गया ट्यूरिंग कंप्लीट मशीन। मतलब कि वो ऐसी मशीन है जो अगर आप प्रॉपर टाइम और मेमोरी प्रोवाइड करें तो वो एक पूरे फुल कंप्यूटर के जैसे काम कर सकती है। ठीक है, वो इसलिए इस मशीन को हम लोग कहते हैं ट्यूरिंग कंप्लीट मशीन। क्या बोलते हैं उसको? ट्यूरिंग, क्या बोलते हैं? ट्यूरिंग कंप्लीट मशीन। ठीक है, ठीक, क्योंकि वो ट्यूरिंग का जो सिद्धांत था आधुनिक कंप्यूटर के लिए, उन सबको ध्यान में रखकर वो मशीन सारे जो है टिक्स को पूरा करती है, सारे डिमांड्स को पूरा करती है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्यूरिंग कंप्लीट मशीन। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें आपने सुन लिया होगा, जान लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो पहला कंप्यूटर जो था आपका, जो सबसे शुरुआती कंप्यूटर जो माना जाता है वो क्या था? अबेकस। अबेकस बनाया किसको? चाइनीज़ ने बनाया। कब बनाया चाइनीज़ ने? 4000 साल पहले चाइनीज़ ने इसके आता है अबेकस को बनाया। अबेकस बेसिकली होता क्या है? कुछ उसमें पट्टियाँ लगी होती हैं जिनमें गोल गोल उसमें गिनतारे जैसी ये मोतियाँ होती हैं जिनके थ्रू कैलकुलेशन की जाने लगी। ठीक है, जैसे 1 2 3 4। अब आप सोचेंगे कि ये जो है अबेकस जो है ये कंप्यूटर कैसे था? जब कंप्यूटर नहीं था, कैलकुलेशन का कोई जरिया नहीं था, तो ये भी एक मशीन है, छोटी है, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी मशीन हुई, क्योंकि आप ये इससे भी आप ज़्यादा नंबर्स को काउंट कर सकते हैं या उसकी कंप्यूटेशन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ 1 2 इसमें लिया तो इन दोनों को जोड़कर 1 + 2 उनको मिल गया 3। फिर यहाँ से उन्होंने 3 ये उठाया प्लस इसमें 3 किया, प्लस ऐसे 4 किया, ऐसे किया 5। तब ना तो उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना तो उतना एडवांस एजुकेशन का लेवल था जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये उसी समय एक बड़ा इन्वेंशन हुआ करता था, बहुत बड़ा हेल्प या कहता है उपयोग का काम ये करता था, उपयोगी हुआ करता था। क्या आपका अबेकस, ये 4000 साल पहले बनाया गया। इसको चीनियों ने सबसे पहले बनाया, बाद में इजिप्ट वगैरह में जाके, वहाँ की सभ्यता में जाकर ये और रिफाइन रूप मिला। ये तो आज के फॉर्म में ये अबेकस देख रहे हैं, आज का अबेकस ऐसे दिखता है, लेकिन स्टार्टिंग का जो अबेकस था वो बहुत रॉ फॉर्म में था, बहुत कच्चे फॉर्म में था, जहाँ पे नॉर्मल ऐसे यूज करने के लिए हुआ करता था। आजकल तो आपको डिजिटल अबेकस भी मिल जाएंगे जो कि कंप्यूटर वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो पहला कंप्यूटर जिन्हें माना जाता है वो किसको माना जाता है? अबेकस को माना जाता है। किसको माना जाता है? अबेकस को माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके आविष्कारक हमेशा चीनी ही आप मानेंगे। कई जगह आपको इसको मिलेंगे कि इजिप्शियंस ने किया था, नहीं, पहला आविष्कार इसका चीनीज ने किया, लेकिन बाद में जाके इजिप्ट की सभ्यता या इजिप्ट के लोगों के पास इसको क्या कहते हैं? इजिप्ट जो है आपका मिस्र, इधर जाके ये और ज़्यादा इसमें चेंजेस लाए गए, परिवर्तन किया गया और ज़्यादा रिफाइंड रूप प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका नेपियर बोन्स। नेपियर जो होता है, नेपियर जो होता है ये यूरोप के एक्चुअली क्या थे, नेपियर के पिताजी क्या थे? टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। ठीक है, जब टैक्स कलेक्शन का काम करते थे तो इनको उसको काउंट करने में टाइम लगता था, समस्या होती थी, तो ये अपने पिताजी को हेल्प करने के लिए नेपियर ने क्या किया? नेपियर बोन्स बनाया। जानवरों की हड्डियाँ ली, हड्डियों को लेकर ऐसे आयताकार, क्या होते हैं कि आयताकार पट्टियाँ होती थी ऐसे, उनसे ये कैसे होती थी, कैसे काम करती थी आपको बताता हूँ। देखिए ऐसे आयताकार पट्टियाँ होती थी। ठीक है, इस पे लिखा रहता था नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनके कॉम्बिनेशन से इन पट्टियों को ऐड कर करके इनके कॉम्बिनेशन से इन पट्टियों को से बढ़ा बढ़ा कर कैलकुलेशन किया जाता था। ठीक है, कैलकुलेशन को किया जाता था। ठीक है, ऐसे पट्टियाँ हो करती थी। ठीक है, ऐसे बार बार नंबर्स आपको यहाँ भी हैं वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए यहाँ का यहाँ इस पट्टी पे इन्होंने 2 नंबर रखा और इस पट्टी पे भी इन्होंने 2 नंबर रखा। इसका मल्टीप्लिकेशन भी आराम से कर सकते थे। 2 × 2 = 4। कैसे हुआ करता था, यहाँ का नंबर 1 और 2 यहाँ जोड़ लिया, +1 और 2 यहाँ जोड़ लिया, 1 + 1 + 1 + 1 क्या हो जाता था 4। इसी कॉम्बिनेशन के साथ ये लोग पूरी कैलकुलेशन को अंजाम किया करते थे। अपने टैक्स कलेक्शन को इस हिसाब से उसका हिसाब रखते थे। ठीक है, नेपियर बोन्स, वो हड्डियों से बना हुआ था इसलिए उसका नाम ही है नेपियर बोन्स, नेपियर्स बोन। इसके जनक कौन थे, इसके आविष्कारक कौन थे, जॉन नेपियर। कब बनाया, 1617 ईस्वी में, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी हुआ करते थे। ठीक है, हाँ, इसकी जो टेक्निक होती है, इसकी जो मेथड होती है, जिस मेथड का यूज करके नेपियर बोन्स को यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैप्डोलॉजी। RABDOLOGY। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नेपियर बोन्स जो कंप्यूटर था या मशीन थी, उसको जिस विधि से चलाया जाता था, जो मेथडोलॉजी यूज करके उसको चलाया जाता था, उसको कहते क्या है, उसको बोलते हैं रैप्डोलॉजी। क्या होता है, रैप्डोलॉजी। ठीक है, RABDOLOGY। ठीक है, इन्हीं प्रिंसिपल को, इसको बनाया किसने, नेपियर ने। उसका जो सिद्धांत था कि इसको यूज कैसे करना है, उससे हम लोग कहते थे, क्या बोलते हैं, रैप्डोलॉजी। क्या बोलते हैं, रैप्डोलॉजी। ठीक, चलिए, फिर इसके बाद आपका आया स्लाइड रूल। स्लाइड रूल, जैसे रूल क्या होता है, बेसिकली रूल, अब जबकि स्केल होती है, स्केल को भी आप क्या बोलते हैं, रूल्स बोलते हैं। स्लाइड रूल्स, ये जो आपकी पटरी होती है, पटरी को आप क्या बोलते हैं, बेसिकली पटरी जो होती है आपकी, जिसको हमेशा से आप यूज करते आए हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्केल। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्केल थी जिसको आराम से उसको क्या किया जाता था, स्लाइड किया जा सकता था। ऐसे कुछ नंबर्स लिखे रहते थे इस पर। ठीक है, इस पर यहाँ कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे पूरे स्केल पे ऐसे नंबरिंग है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस यहाँ एक नंबर होता है स्केल। ठीक है, इन दोनों को इधर साइड में खिसकाना और इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं, नीचे की साइड में ऊपर और नीचे खिसका कर काउंटिंग किया जाता था। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्लाइड रूल। इसको बोलते थे स्लाइड रूल। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, स्लाइड, क्योंकि ये जो है इस डायरेक्शन में और इसको इस डायरेक्शन में स्लाइड करके अपने नंबर्स के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता था। ये क्या था, ये यंत्र क्या था आपका, स्लाइड रूल। इसको कब बनाया गया, इसको बनाया गया 1622 ईस्वी में इसको बनाया गया। किसने बनाया, विलियम ऑटरेड ने इस स्लाइड रूल को बनाया। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद रखने वाली चीज़ें नहीं, ज़्यादा से चीज़ें इसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं। आपको उसके आविष्कारक का नाम याद रखना है और वो कैसे होता था, और अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में या कंप्यूटर के जो स्टार्टिंग के जो फॉर्म है या मशीन है, उसका जो क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता था, ये पूछ सकता है। जैसे बोल देगा कि नेपियर बोन्स जो मशीन है, नेपियर बोन्स जो कंप्यूटर का फॉर्म है, उसमें ये जिस सिद्धांत पे काम करता था उसका नाम क्या है, एक ऑप्शन दे देगा आपको, रैप्डोलॉजी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रैप्डोलॉजी। ठीक है, ऐसे आपको स्लाइड रूल जो है, स्लाइड रूल में है तो इसका कोई क्या होता है, कोई ऐसी सिद्धांत नहीं था जिसका कोई नाम था। मैंने जिस तरीके से ये स्लाइड करके काउंटिंग या कैलकुलेशन किया जाता था वो मैंने बता दिया। विलियम ऑटरेड ने बनाया 1622 में। कहाँ के थे, ये जर्मनी थे। इसमें क्या होते हैं, 2 विशेष प्रकार की क्या होती हैं, चिन्हित पट्टियाँ होती हैं, जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे खिसका कर क्या करते हैं, लॉगरिथमिक जो क्या होते हैं कि लॉगरिथमिक, ये पूछ सकते हैं आपको, लघुगणक विधि जो है उसके आधार पर इसमें गणनाएँ की जाती थी। लॉग्स का यूज करके इसमें गणनाएँ की जाती थी। ठीक है, लॉगरिथमिक मेथड का यूज करके इस पे आपको गणनाएँ की जाती थी। आपको पूछ सकता है कि स्लाइड रूल में किस मेथड का यूज किया जाता, तो आप बताएंगे कल लघुगणक विधि का यूज करके या लॉगरिथमिक विधि का यूज करके गणना की जाती थी। ठीक है, आपका एक्चुअल कैसे हुआ करता था आपका स्लाइड रूल, ये देखिए आपको अभी दिखाते हैं।
ये रहा आपका स्लाइड रूल। देखिए इस पे कितने नंबर्स लिखे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे दूसरे स्केल में भी 4 5 6 7 8। फिर इसको क्या होते हैं कि लघुगणा के लॉगरिथमिक विधि के आधार पर इस क्या होते हैं स्लाइड रूल का इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस किए जाते थे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट आया आपका पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या है, इसको बनाया ब्लेज पास्कल ने। कब बनाया, 1642 में। इसके पहले कब हुआ, 1622। 20 साल बाद लगभग एक नया इंस्ट्रूमेंट आया मार्केट में जो पिछले इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा बेहतर हुआ करता था। ये क्या है, ब्लेज पास्कल। ये क्या था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। अच्छा, ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें नहीं थी, इसमें सब कुछ हाथों से किया जाता था मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से, ठीक है। ये ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर आधारित है। ये आप याद रखेंगे कि ये किसके, ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर काम करता है। ओडोमीटर क्या होता है, आपका जो बाइक होती है, आपकी जो गाड़ियां हैं, उसमें जो आपकी स्पीड को मेजर करता है, ठीक है। स्पीड या डिस्टेंस को जो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, ओडोमीटर है। डिस्टेंस को आपको मेजर कर रहा है जो वो ओडोमीटर है। वो कैसे काम करता है, ऐसे जो गियर है आपके, गियर क्या है, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। गियर है, ये आपके गियर है, ठीक है। ऐसे गियर में से कट लगे हैं जिससे एक गियर दूसरे गियर पे क्या होता है, चल के बढ़ता है आगे, ठीक है। दूसरा गियर भी मान लो इसी में, तो दूसरा गियर के जो दांत होते हैं, उसके टूथ होते हैं, उसी में फंस के इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या किया कि इसने क्या होते हैं कि आपके जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें ओडोमीटर क्या करता है, वो मेजरमेंट कैसी होती है, वो गियर कैसे किस हिसाब से चल रहे हैं उसी की काउंटिंग के बेसिस पे आपके डिस्टेंस को मेजर करता है। ऐसे इन्होंने क्या किया, ब्लेज पास्कल में क्या हुआ कि ऐसे गियर टाइप से आपके मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट कई लगाए गए, ठीक है। कई ऐसे गियर टाइप के क्या होते हैं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगाए गए। ऐसे मान लीजिए 1 2, ठीक है, 3, ठीक है, सब में से देखिए कैसे काम करता था ये, ठीक है। आपका गियर था ऐसे, ठीक। अब इन गियर में क्या करते थे, जो पास्कल में था, पास्कलाइन में क्या था, 9 नंबर से रहते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने यहाँ ज़्यादा बना दिया है बट उसमें 9 हुआ करते थे। मान लीजिए ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ 9 तक था। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसमें क्या होता है, टीथ हैं ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ठीक ऐसे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए पहला गियर क्या होता है कि यहाँ से शुरू हुआ, एक चक्कर पूरा चल गया, ठीक है, तो यहाँ से 9 उसने गिन लिया, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ कि एक तो चला, पहला राउंड पूरा उसने किया, एक राउंड पूरा उसने किया, फिर दूसरे राउंड में वो 3 तक चला है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन कैसे हो जाती थी कि 9 यहाँ से ले लिया, प्लस इसमें एक राउंड चल चुका है 9, प्लस अगले राउंड में 3 तक आया हुआ है तो ये भी ले लिया, 9 9 18, 18 3 21, ये उनका कैलकुलेशन हो जाता था 28, ठीक है। ऐसे उनका कैलकुलेशन का तरीका था किसमें, ओडोमीटर और घड़ी। घड़ी का सिद्धांत आता है, घड़ियाँ आप देख रखे हैं, घड़ियों में भी क्या होते हैं, बेसिकली गियर ही तो होते हैं। घड़ियाँ आपने देखा है, उसके अंदर आप देखेंगे तो छोटे छोटे गियर्स लगे होते हैं ऐसे घड़ियों में, ठीक है। घड़ियों में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे गियर्स लगे रहते हैं जो डायल, उनकी जो सुइयाँ हैं उनको चलाते हैं, ठीक है। ये घड़ियाँ हैं, ठीक है। घड़ियों में यहाँ पे ये गियर ही होते हैं, इसमें ऐसे 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 छोटे 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 दांत लगे होते हैं, ठीक है। ये इन्हीं की बेसिस पे इसमें फिक्स रहता है कि कितना राउंड ये घूम जाएगा तो घंटे की सुई घूम जाएगी, कितना राउंड घंटे की सुई घूमेगी तो, या सेकंड की सुई, कितना राउंड सेकंड वाली सुई घूमेगी तो मिनट को घूम जाएगा, कितना राउंड जो होता है मिनट वाली घूमेगी तो घंटे वाली सुई घूम जाएगी। तो इनके क्या होते हैं, घुमाव पे, इनके रोटेशन पे बेस होता है। ठीक ऐसे ही आपका ठीक ऐसे ही आपका क्या था, पास्कल। इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें जो ये राउंड राउंड आपके जो ये हैं, इसमें आप इसको काउंट करेंगे तो इसमें 9 दांत होंगे, 9 टीथ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इसमें ऐसे इनकी कैलकुलेशन क्या कहते हैं, इनको घुमा घुमा कर इनके राउंड के बेसिस पे कैलकुलेशन कर लिया जाता था। तो इसलिए ये क्या है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। अच्छा, आप इसमें देखे होंगे कि इसमें क्या होता है, इसके रोटेशन के बेसिस पे इसमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या केवल आप तो आप यार नंबर को आप क्या कहते हैं
सकते हैं, जोड़ सकते हैं या तो नंबर को आप घटा सकते हैं। इसमें गुणा और भाग जैसी कोई टेक्निक नहीं थी, तो इस पास्कलाइन से केवल जोड़ करना और घटाना का काम किया करते थे। ठीक है, ये कब बनाया गया? 1642 ईस्वी में। राइट, समझ में आया आपको? आपको ये याद रखना है कि ये ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम क्या आता है? लूम क्या है? लूम क्या आता है? बुनाई करने वाला एक यंत्र जिससे कपड़े की बुनाई होती है। अब आप सोचेंगे कि वो कंप्यूटर कैसे हो सकता है, पहले इसको देखिए, इसको बनाया किसको? इसको बनाया जोसेफ मेरी जैकार्ड ने। किसने बनाया? जोसेफ मेरी जैकार्ड ने बनाया। ये एक बुनाई की मशीन है। ठीक है, बुनाई की मशीन में डिजाइन डालने के लिए उसमें कंप्यूटेशन टेक्निक का यूज किया जाता था। जैसे आपने एक सुना होगा कि पंच कार्ड। पंच कार्ड का आपने सुना है? पंच कार्ड कुछ नहीं होता था। पंच कार्ड बेसिकली एक कागज का टुकड़ा है, सपोज करिए कागज का टुकड़ा है। ठीक, अब इसको एक साड़ी की बुनाई करनी है। ठीक, इसको क्या करनी है? एक साड़ी की बुनाई करनी है, सपोज करिए। ठीक है, ठीक है, वहाँ कुछ डिजाइन ही है, ऐसे मान लो। ठीक, यहाँ वाइट कलर में है कुछ, ये डिज़ाइन देना है। आगे चल के उसे एक सर्कल का डिज़ाइन देना है, फिर आगे चल के यही वाला डिज़ाइन देना है। ठीक, तो क्या करता है ये? क्या पंच कार्ड क्या करता था? पंच कार्ड में क्या होते थे कि ऐसे पंच कार्ड में जगह जगह पे छेद होते थे, छोटे छेद। फिर कहाँ एक जगह छोड़ के मान लो यहाँ छेद है। ठीक है, फिर ये कहीं यहीं पे छेद हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ दूर में छेद हो सकता है, फिर कहीं बड़ा छेद हो सकता है, कहीं उससे भी बड़ा छेद हो सकता है। ये क्या करता था? जब ये फीड कराया जाता था, किसको? आपके जैकार्ड लूम को जब फीड करवाया जाता था, तो ये कैसे इनपुट का काम करता था, कैसे प्रोग्रामिंग इसमें किया जाता था, कैसे उसको ये छेद मिला तो बताया गया कि भाई देख, ये जो है ये तुम्हें इंडिकेट करना है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक क्या होता है, धागा डालना है मान लो। ठीक है, इसने इंडिकेट कर दिया कि हाँ भाई एक जो है, एक यहाँ पे एक थ्रेड डाल देना। अगर ये तुम्हें मिल गया गोला, तो इसके मतलब यहाँ पे थ्रेड डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे ये थ्रेड डालना है और किस पैटर्न में डालना है वो भी इसके थ्रू डिसाइड है। मान लो यहाँ उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है, यहाँ उसको कुछ नहीं मिला, कोई गोला नहीं मिला, इसके मतलब यहाँ पता चल गया कि यहाँ थ्रेड नो थ्रेड, यहाँ क्या है? नो थ्रेड, यहाँ धागा नहीं डालना है, यहाँ छोड़ देना है, वहाँ उतना गैप रह जाना है। या फिर ये डिजाइन नहीं, यहाँ पे क्या होता है? स्क्वायर की डिजाइन डाल देनी है। मान लो थ्रेड की जगह पर उसको दे दिया कि यहाँ सर्कल डाल देना है। फिर आगे उसको क्या होता है? गोला मिल गया तो उसको याद है कि अच्छा यहाँ थ्रेड डालना है। फिर उसको गोला एक तुरंत और गोला मिल गया तो उसको लगा कि एक और थ्रेड तुरंत डाल देना है। फिर उसको गैप मिला तो उसको ये आइडिया लगा अच्छा यहाँ गैप है तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एक स्क्वायर डाल देना है। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे जहाँ बड़ा गोला मिल गया वहाँ पे डिजाइन का क्या, डिजाइन का जो आकार था वो बड़ा बना देना है, जहाँ छोटा गोला मिल गया उसको डिजाइन का आकार छोटा कर देना है। ठीक है, ऐसे पंच कार्ड पे प्रोग्रामिंग की जाती थी। मशीन को ये बताया जाता था कि इस छोटे गोले का मतलब क्या है, पास पास के गोले का मतलब क्या है, दूर हुए गोलों का मतलब क्या है, ज़्यादा बड़ा गोला हो गया उसका मतलब क्या है। पंच कार्ड ऐसे प्रोग्रामिंग पंच कार्ड के थ्रू हो जाती थी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या आता है आपका, ये आपका क्या जैकार्ड लूम क्या था? ऐसे ही जैकार्ड लूम जो क्या कहते हैं, कपड़ा सिलने, कपड़ा बुनाई का जो मशीन था वो कैसे कंप्यूटर का काम किया, क्योंकि वो उसमें पंच कार्ड का यूज करके हमने प्रोग्राम किया कि तुम्हें कहाँ किस तरीके की डिज़ाइन डालनी है। तो समझ में आया? ठीक है, जिसमें बुनाई के लिए डिज़ाइन डालने के लिए क्या होता था, डिज़ाइन डालने के लिए इसमें डिज़ाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का यूज किया जाता था। ठीक है, छिद्र किए हुए कार्डों का यूज किया जाता था। कैसे किया जाता था वो मैंने आपको बता दी। इसमें आपको बेसिकली याद क्या रखा है? जोसेफ मेरी जैकार्ड ने बनाया इनका, उनके नाम से ही इस लूम का नाम, लूम मतलब हथकरघा। ठीक है, उनके नाम पे इस लूम का नाम रखा गया जोसेफ मेरी जैकार्ड। ठीक है, ये एक बुनाई मशीन है जिसमें डिजाइन डालने के लिए अलग अलग होल्स हुआ करते थे। ठीक है, समझ में आया? ईयर इसमें ज़रूरी नहीं है ये ठीक है, इसमें ईयर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ज़्यादा पूछता नहीं है, एक आइडिया देने के लिए इसलिए इसको शामिल किया गया ताकि आप देखें कि प्रोग्रामिंग की तरफ हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग का तरीका कैसे था, किन किन क्या होता है चीज़ों पर हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे। जैसे यहाँ पे पंच कार्ड या छेद किए हुए पेपर का यूज हुआ। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े चलिए। अब आता है यहाँ से धीरे धीरे कंप्यूटर का जो अभी मॉडर्न कंप्यूटर है उसके दिशा में मेजर कार्य होने शुरू हो जाते हैं। अब आता है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इसको बनाया किसने? चार्ल्स बैबेज ने बनाया। अच्छा, एक मज़ेदार बात सुनिए, चार्ल्स बैबेज ने इसको बनाने के लिए क्या बोलते हैं कि जो आपका
लूम था, जैकॉर्ड लूम था, उसमें जो यूज हुआ आपका क्या, उसमें जो आपका यूज हुआ क्या, ये पंच पंच वाला जो मैंने बताया कि पंच का जो थ्योरी यूज की गई ये वाला प्रोग्रामिंग का, यहाँ बैबेज ने डायरेक्ट उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया, डायरेक्ट उसको उठाया। देखिए इसलिए चीज़ें आपको पुरानी क्यों पढ़ाई जाती हैं, बैबेज ने या जिन भी नए रिसर्चर्स ने उन चीज़ों को देखा होगा, जैकॉर्ड लूम को देखा, उसको पढ़ा समझा, फिर फिर उसके उसी डायरेक्शन में 2 कदम ज़्यादा सोचा, उन्हीं बेसिस का इस्तेमाल करके नया एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। ठीक है, इसलिए चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जब बना रहे थे ये चार्ल्स बैबेज, तो उन्होंने इस विधि को हूबहू वहाँ से उठा के यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंस इंजन सबसे पहले किसने बनाया, चार्ल्स बैबेज ने बनाया 1820 ईस्वी में। ये भी एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, सब कुछ हाथ से ही सब कुछ होता था, जो सिंपल कैलकुलेशन करता था, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता था। ठीक है, अच्छा, और इस समय तक जब ये डिफरेंस इंजन आया तब तक इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हो पाया था, या इलेक्ट्रिसिटी तब तक नहीं पहुंच संभव था। तो उसमें इसलिए उसको पावर करने के लिए कुछ तो एनर्जी किससे देना चाहिए था, उसलिए दिया गया हमारा किससे, भाप से चलने वाली मशीन थी। इसको क्या होता है, स्टीम इंजन थी। ये क्या थी, ये क्या थी, एक स्टीम इंजन थी। स्टीम से इसको क्या आता है, स्टीम से इसको पावर किया गया, स्टीम पावर्ड था। क्या था, भाप से इसको पावर दी गई इसको चलाने के लिए। ठीक है, इसमें लॉगरिथमिक टेबल जैसी संख्याओं का कैलकुलेशन इससे किया गया। एक फन फैक्ट ये है, डिफरेंस इंजन कभी पूर्ण नहीं होगा, पूर्ण नहीं हो पाया, कभी भी ये पूरे रूप में नहीं बन पाया, कभी भी पूर्ण नहीं हो सका, पूर्ण नहीं हो सका। ठीक है, ये याद रखिएगा। डिफरेंस इंजन अपने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि, इसलिए इसको हम लोग टर्निंग कंप्लीट मशीन इसलिए ये नहीं थी क्योंकि ये पूरे फॉर्म में अपने आ ही नहीं पाई, छोटे फॉर्म में थी, अंडर डेवलप्ड फॉर्म में थी, उसी से जो कैलकुलेशन था वो कैलकुलेशन किया जाता रहा। फिर आती है आपसे इससे इसका एडवांस वर्जन जो था एनालिटिकल इंजन, ये आपका कुछ ऐसे दिखने वाला एनालिटिकल इंजन था। देखने में ये भी क्या लग रहा है, एक ये भी क्या है, मैकेनिकल आपका मशीन है, देख रहे हैं पूरा मैकेनिकल पार्ट है इसमें, क्या इलेक्ट्रिकल का कोई पार्ट दिख रहा है, नहीं, कोई पूरा सारा का सारा मैकेनिकल मशीन थी। ठीक है, ये एक टर्निंग क्या होता है, ट्यूरिंग कंप्लीट मशीन थी। ट्यूरिंग कंप्लीट मशीन इसमें इसलिए क्यों थी, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं कि समस्या को एग्जीक्यूट कर सकते थे। इसमें क्या होता है कि कंट्रोल लूप हुआ करता था, जो आज का मॉडर्न कंप्यूटर जो करता है वो सब ये कर सकता था। इसको गिवन द सिचुएशन कि इसको आप टाइम और प्रॉपर मेमोरी देते तो वो काम, जो बेसिक आइडिया है, बेसिक प्रिंसिपल है, उसको ये फॉलो करता था। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए टर्निंग कंप्लीट मशीन कहते थे। इसमें इनपुट के लिए क्या यूज किया जाता था, पंच कार्ड। पंच कार्ड कैसे होता है, ऐसा कुछ पंच कार्ड हुआ करता था। एक पेपर था जिसमें पंचिंग के मदद से, पंच की मदद से, गोलों की मदद से, छेदों की मदद से उसमें क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग की जाती थी, कोड्स डिजाइन किए जाते थे। ठीक है, कि कौन से छेद क्या कहना चाह रहा है, नहीं छेद होने का मतलब क्या है, बड़ा छेद होने का मतलब क्या है, तो उसका क्या होता है, इनपुट किससे दिया जाता था, आपका पंच कार्ड से दिया जाता था। ये कहता था गणितीय समस्या को क्या होता है, एग्जीक्यूट कर लेता था और उसको मेमोरी में संग्रहित भी कर लेता था। इसमें क्या हुआ, एनालिटिकल इंजन में आप क्या होते हैं, किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के साथ साथ उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको क्या करते थे, स्टोर भी किया जा सकता था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका आता है टेबुलेटिंग मशीन। देखिए उस समय क्या बोलते हैं कि टेबुलेटिंग मशीन तब बनाई गई, यूएस में सेंसस हुआ करता था, सेंसस मतलब जनगणना, सेंसस हुआ करता था। ठीक है, सेंसस, सेंसस मतलब जनगणना। जनगणना जब बार होती तो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब उस समय उतनी पॉपुलेशन नहीं थी, फिर भी जनगणना होने में बहुत टाइम लग जाता था। तो फिर हमें क्या हुआ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। तो उस समय एक ऐसा मशीन बनाई गई हरमन होलरिथ के द्वारा, 1880 का जो दशक था इसमें ये तैयार की गई, जो कि सेंसस को आसान कर दिया। इसने महीनों लगने वाले टाइम को बहुत ही कम समय में सेंसस को पूरा कर लिया। जो इसको बनाने वाली क्या बोलते हैं कि हरमन होलरिथ मशीन जो थी, यही आगे चलकर आपकी 1924 में क्या बनती, आज की मॉडर्न जो जायंट है आपका क्या, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बाद में यही जाके क्या बना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये क्या होता है, ये मशीन क्या है,
हरमन होलोरिथ जो है आगे चल के क्या बनती है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनती है। ये आप रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। आपको पूछ सकता है कि हरमन होलोरिथ मशीन जो थी उसका आगे का फॉर्म जो था वो कंपनी अब किस नाम से जाना जाती है, जो कि 1924 में बदल के IBM के रूप में जानी जाती है। इसका यूज 1890 के सेंसस में अमेरिका में किया गया, ठीक है, जिसने ड्रास्टिक रूप से क्या होता है गणना में लगने वाले टाइम को घटा के रख दिया। फिर आपका आता है नेक्स्ट ABC एटनॉसॉफ बेरी कंप्यूटर। ये क्या था, इसकी खोज किसने की, जॉन एटनॉसॉफ और क्लिफबर्ट बेरी ने 1937 से 1942 तक। अब ऐसा रीजन आ रहा है जहाँ पे कंप्यूटर के जनरेशन्स आने शुरू हो जाएंगे। एक जनरेशन तब आता है जब कंप्यूटर में एक बड़े लेवल का क्या होते हैं बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग उसको जनरेशन वाइज क्या होते हैं उसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट जनरेशन मतलब कोई एक ब्रेक थ्रू चीज़ आई होगी, फिर उससे कोई ऐसी चीज़ आई जिसने कंप्यूटर को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, तो उसका जनरेशन दूसरा हो जाएगा। फिर उसमें दूसरे जनरेशन में कुछ ऐसी चीज़ आई जो कंप्यूटर को नया बदल दिया, तो वो तीसरा जनरेशन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसा पीरियड था जब कंप्यूटर का जनरेशन क्या होता है चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये ABC कंप्यूटर के बारे में क्या था कि ये क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्यों, ABC ये याद रखना आप लोग। 1937 से 1942 के बीच में क्या होता है एटनॉसॉफ और क्या था जॉन एटनॉसॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने इसको बनाया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। मार्क 1 नेक्स्ट आता है मार्क 1। ये ऐसे कंप्यूटर थे जब कंप्यूटर में क्या होते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस आ चुके थे, नई क्या होते हैं नए न्यू एंड बिग चेंजेस स्टार्टेड। न्यू एंड बिग चेंजेस कब स्टार्ट हुए, 1937 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। 1944 में IBM ने क्या किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने अपना एक प्रोग्राम बनाया, पैक्ट बनाया कि हम लोग एक कंप्यूटर बनाएंगे। जो उन दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाया जो क्या था मार्क 1 उसका नाम था। इसका नाम क्या था, मार्क 1। क्या है, मार्क 1। ये पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था, इसमें प्रोग्रामिंग किया जा सकती है, देख रहे हैं इसमें क्या होता है प्रोग्रामिंग किया जा सकती है। और स्टोरेज के लिए इसमें क्या होता मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था। इसमें इसके स्टोरेज के लिए क्या किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो आप मार्क 1 को कैसे याद रखेंगे, मार्क 1 को आप ऐसे याद रखिए कि जो मॉडर्न कंप्यूटर का फेज स्टार्ट हुआ उसकी प्रथम सीढ़ी ऐसी हुई कि यहाँ पे आके कंप्यूटर बहुत एडवांस होने लग गए थे। यहाँ पे स्टोरेज बढ़ गया, उनकी प्रोग्रामेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे रिसर्च होने लगे। IBM जैसी कंपनियाँ बनी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ रिसर्च करके नए नए कंप्यूटर्स बनाने लगी। तो मार्क 1 के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि 1944 में IBM ने हार्वर्ड के साथ मिलकर इसको बनाया, ठीक है, मार्क 1 को बढ़ाया। इसमें डेटा एंट्री अभी भी मैनुअल तरीके से खुद से हाथों से की जाती थी, ठीक है, मैनुअल तरीके से डेटा एंट्री होती थी। और ये प्रोग्रामेबल था, प्रोग्राम योग्य मतलब प्रोग्रामेबल था। ये क्या था, प्रोग्रामेबल था, इसमें प्रोग्राम किया जा सकता था, ठीक, प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक। चलिए इसके बाद फिर आता है आपका ENIAC। ENIAC क्या था, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। 1945-46 के दौरान इसको बनाया गया। ये क्या होता है, फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। अब देखो प्रोग्रामेबल तो यहाँ भी था, ठीक है, प्रोग्रामेबल ये देखिए फर्स्ट ये क्या है, लेकिन जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर था। इसकी विशेषता क्या है, ENIAC। देखिए कंप्यूटर को अगर हम वैसे देखेंगे तो दो टाइप के कंप्यूटर होंगे। एक क्या है, एक क्या हो गया आपका, देखिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। नंबर दूसरा आपका हो गया जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का था, इसका मोटिव है किसी एक तरीके की क्या होते हैं कि समस्याओं को सॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या एक तरह के क्या होते हैं इस तरह के सेट ऑफ डेटा पे काम करना। इसका काम जैसे हो गया मान लो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हो गया, तो ये केवल लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करेगा। क्या करेगा, ये केवल लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करेगा। जबकि जनरल पर्पज कंप्यूटर
कंप्यूटर जो है वो हर तरीके के काम अलग अलग वाइब्रेंट क्या होते हैं थीम्स में जाके वो काम कर सकता है, इसलिए उसका नाम है जनरल पर्पज कंप्यूटर। ठीक है, तो आपका ENIAC जो था पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, इसलिए ये इस समय क्या होते हैं ENIAC वगैरह जो कंप्यूटर थे ये 2-3 कमरों में इतने बड़े कंप्यूटर रहते थे कि आज के बड़े बड़े कमरों में 2-2 कमरे में, एक कमरे में 3-3 4-4 कमरे में इतने बड़े कंप्यूटर क्या होते हैं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि इसमें स्टोरेज के लिए जो डिवाइसेस यूज़ किया जाता था या लॉजिक्स के लिए जो डिवाइसेस यूज़ किया जाता था वो बहुत बल्कि हुआ करती थी, बहुत बड़ी और भारी हुआ करती थी। इसमें क्या लगता था, वैक्यूम ट्यूब्स लगता था। वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होता था, वैक्यूम ट्यूब्स कुछ ऐसे होता था। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। ठीक है, बड़े बड़े होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक ठीक, ऐसे 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें यूज़ किया गया। 18,000 क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। और इसमें क्या होता है 20 एक्यूमुलेटर से, एक्यूमुलेटर मतलब ट्रांजिस्टर। उस समय आप देखिए ट्रांजिस्टर्स का क्या रोल हुआ करता था। आज ट्रांजिस्टर 10-10 लाख, एक छोटी सी चिप पे 10-10 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था, लेकिन उस समय के ENIAC जैसे बड़े कंप्यूटर पे 20 एक्यूमुलेटर हुआ करते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे किस लेवल से हम लोग आए हैं इनको देख कर पढ़कर अंदाज़ा लगता है। ठीक है, तो आपका क्या ENIAC क्या है, फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, इसलिए बहुत बल्कि हुआ करता था। 1800 वैक्यूम ट्यूब होने कहने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया बल्कि। बल्कि मतलब बहुत भारी, बल्कि मतलब भारी हो गया। ठीक है, बहुत स्पेसियस था, बहुत स्पेस घेरता था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है EDSEC। उसके बाद आपका आता है EDSEC। EDSEC क्या है, इसका इसका भी नाम जैसे ENIAC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऐसे EDSEC का भी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या फिर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। 1947 से 49 के बीच में इसको बनाया गया। ये क्या था, सेकेंड क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर टू गेन टू रेगुलर सर्विस। ये भी क्या होता है कि इसमें प्रोग्रामिंग इसमें भी किया जाने लगा। इसमें भी क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या क्या होते हैं इसको यूज किया जाता था, और ये भी एक डिजिटल कंप्यूटर था। अब ENIAC और क्या होता है EDSEC में डिफरेंस क्या था, प्रोग्रामेबल तो ये भी था, प्रोग्रामेबल ये भी है। डिफरेंस ये था ENIAC में अगर प्रोग्रामिंग आपको करनी है तो इसकी वायरिंग में पूरी चेंज करनी पड़ती थी, तब जाके ये क्या होता है इसमें प्रोग्राम किया जा सकता था। ठीक है, जबकि EDSEC में क्या था, EDSEC में सिंपल आप क्या होता है उसकी मेमोरी में दिए गए इंस्ट्रक्शन को चेंज कर दीजिए आप, या मेमोरी में जो आपका स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन है उसको चेंज करिए, आपका प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती थी। इसलिए इसका नाम है क्या, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ठीक है, तो आप यहाँ दो चीज़ें याद रखेंगे, एक हो गया आपका ENIAC, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका EDSEC। एक मिनट, दूसरा क्या है EDSEC। ठीक, अब इसमें क्या था, प्रोग्रामिंग जो थी, इसको याद रखना आप, इसकी प्रोग्रामिंग जो थी मेमोरी स्टोरेज की लेवल पर हो जाता था, मेमोरी या फिर स्टोरेज में चेंज कर दीजिए, स्टोरेज चेंज। ठीक है, जबकि जबकि आपका ये जो था ENIAC में क्या था, इसमें आपका पूरा स्ट्रक्चर या वायरिंग ही चेंज करनी पड़ती थी, उसकी पूरा उसका कनेक्शंस, वायरिंग या फिर कनेक्शंस, उसके सारे कनेक्शंस चेंज करिए आप, उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती थी। इसलिए क्या हुआ कि ये इजी टू प्रोग्राम था, ये क्या था, इजी टू प्रोग्राम, इजी टू प्रोग्राम मतलब इसकी प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा आसान थी। ठीक है, और ये कंपैरेटिवली तुलनात्मक कठिनाई इसमें थी, क्या होता है कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं आप आसान, आसान प्रोग्रामिंग, आसान प्रोग्रामिंग।
इसमें क्या थी? तुलनात्मक कठिनाई। तुलनात्मक आत्मक कठिनाई, इसीलिए तो वो उसका एडवांस वर्जन था, तुलनात्मक कठिनाई। ठीक है, इसीलिए तो ये इसका एडवांस वर्जन था, ये पहले आया और ये बाद में आया। ठीक है, समझ में आया? ये चेंजेस, इसमें डिफरेंसेस क्या थे ये याद रखना है आपको। इसमें डिफरेंसेस दोनों प्रोग्रामेबल है, ये सही है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर था। अब इसमें क्या था, प्रोग्रामेबिलिटी में डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या है, क्या बोलते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको पूरी वायर कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे। इसमें नॉर्मली स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है, आपके आपके अपने अपने क्या होता है मेमोरी या स्टोरेज में इंस्ट्रक्शन को चेंज करिए, स्टोरेज में बदलाव करिए, आराम से आपका प्रोग्रामिंग चेंज हो गई। ठीक है, याद रखेंगे ये ज़्यादा बल्कि था, उसके कंपेरिजन में ये थोड़ा कम बल्कि था। इसमें क्या होता है, मेमोरी के लिए इसमें याद रखिएगा कि मरकरी डिले लाइंस का यूज़ किया गया। इसमें क्या किया गया, मरकरी डिले लाइंस का यूज़ किया गया। किसमें, आपके 8 सैक में मरकरी डिले लाइन का यूज़ किया गया, और वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया लॉजिक के लिए। क्या होते हैं, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया आपके लॉजिक के लिए, 8 सैक। मेमोरी और लॉजिक, मेमोरी के लिए यहाँ क्या यूज़ किया गया, मरकरी डिले लाइंस। और यहाँ इस लॉजिक के लिए क्या किया गया, वैक्यूम का यूज़ किया गया, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया। मरकरी डिले लाइंस क्या होती थी, मरकरी डिले लाइंस क्या होती थी, बेसिकली देखो, मरकरी डिले लाइंस के बारे में अगर आपको जानना है तो एक ऐसे पाइप हुआ करती थी। ठीक है, इसमें क्या होते थे, इसमें हम लोग क्या करते, भर दिया हमने मरकरी। ठीक है, इसमें क्या कर दिया हमने, डाल दिया मरकरी, इसमें हमने डाल दिया मरकरी। ठीक है, मरकरी भर दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से हम लोग जो क्या मैकेनिकल सिग्नल एक देते थे, ठीक है, वो या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो दिया हमने, इसको यह क्या बोलते हैं कि तरंगों में बदल देता था। ठीक है, उस तरंगों में बदल देता था या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला, बाद में इसको फिर से हम लोग अपने क्या होते हैं तरंगों को फिर से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते थे। तो यहाँ डिले के फॉर्म में क्या होते हैं हम लोग स्टोरेज कर लेते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इसी में इसके क्या होते हैं प्रोपगेशन के फॉर्म में इसको हम लोग क्या होते हैं स्टोर कर लेते थे। जबकि क्या होता है लॉजिक के लिए सिंपली क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब का या वैक्यूम्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं यूनिवैक। अब यूनिवैक क्यों वो था, यूनिवैक एनियाक एटसैक से डिफरेंट कैसे हुआ यूनिवैक। यूनिवैक के बारे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद करने के लिए वो है कि ये एक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए वहाँ पे यहाँ पे तो ना तो मरकरी डिले यूनिट का यूज़ किया गया, मरकरी डिले लाइन का ना तो यूज़ किया गया, ना ही वैक्यूम का यूज़ किया गया। यहाँ पे सिंपली यूज़ किया गया किसका, मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया। मैग्नेटिक टेप आप लोगों ने देखा होगा, अगर ना देखा हो तो मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिक टेप ऐसे हुआ करता था, आपने देखा है क्या, आपने कैसेट देखा हुआ है, कैसेट्स। ठीक है, कैसेट्स अगर देखा होगा आपने, हम रेडियो वगैरह में जो लगता था ये। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ वाले पार्ट पे ऐसे एक टेप ऐसे जाता था। ठीक है, जो आके इन सभी में ऐसे यहाँ पे घूमता था, इसी में ऐसे लपेटा रहता था। ठीक है, ऐसे गोल 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 गोल, फिर ये इसी के थ्रू ऐसे जाके इसके थ्रू के पास में आता था। ये क्या है, ये मैग्नेटिक टेप ही तो है। दिस इज नथिंग बट क्या है, मैग्नेटिक टेप। क्या है, मैग्नेटिक टेप। इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था, किसके लिए, इनपुट और आउटपुट देने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको कमर्शियली यूज किया, बाजार में लाया गया बेचने के लिए, ताकि शॉप्स इंडस्ट्रीज इसको लेके यूज कर सकें। ठीक है, इसके जो खोजकर्ता क्या थे, मैं आप मोचली के नाम से याद रखिएगा, या प्रेस्पर स्कट और जॉन मोचली, प्रेस्पर स्कट और जॉन मोचली। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1950 और 51 के दशक के बीच में इसका क्या होता है कि इसकी इन्वेंशन या की खोज की गई है, इसको बनाया गया। उसके बाद ये 1960 का जो टाइम आता है, इस समय शुरू होता है कोल्ड वार का टाइम। मैंने आपको बता दिया 1960 के बाद क्या होता है, कोल्ड वार का टाइम आता है। कोल्ड वार शुरू कब होता है, कोल्ड वार, कोल्ड वार कब हुआ, 1960s का टाइम है।
इस टाइम से कोल्ड वार शुरू हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद कोल्ड वार शुरू हो जाता है। कोल्ड वार क्या था? बेसिकली यूएस और यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, जो आज का रसिया है, इनके बीच में ये शुरू हुआ कि दुनिया में सारी कंट्रीज़ के बीच में अपना प्रभुत्व हम दोनों कैसे जमा सकते हैं, हमारी नीतियों को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया माने, ये सोचती थी। हमारी कम्युनिस्ट को, ये इनकी विचारधारा थी कम्युनिज्म। क्या था? कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग हुआ करते थे, ठीक है, ठीक। और ये क्या हुआ करते थे? ये होते थे कैपिटलिस्ट। ये क्या हुआ करते थे? कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी विचारधारा वाले लोग हुआ करते थे। ये जहाँ भी जाते थे ये सोचते थे कि पूरी दुनिया में क्या होते हैं, पूंजीवाद को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, जबकि यूएसएसआर चाहता था कि जहाँ भी जाएं हम लोग क्या करते थे, कम्युनिज्म, ये कम्युनिस्ट थे या कम्युनिज्म का इसमें क्या होते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको माने, उसका वो करें। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद दो ही जो कंट्रीज़ थी वो सबसे शक्तिशाली बन के उभरी, एक था यूएसए, यूएसएसआर। यूरोप जो था आज के ज़माने में, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो थे, इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि युद्ध की हालत में इतना ज़्यादा कर्ज से दब के इतना ख़राब हो चुके थे कि अमेरिका ने एक बहुत मल्टी बिलियन डॉलर्स में क्या बोलते हैं कि एक क्या बोलते हैं यूरोप के रिकन्स्ट्रक्शन को, उसको पुनः निर्माण का एक का लोन इनको पास किया था। तो यूरोप की हालत तो ख़राब थी, इन्हीं दोनों में मुकाबला था, ठीक है। तो इसी टाइम में जब मुकाबला था तो केवल कम्युनिस्ट और पूंजीवादी अपने विचारधारा को लेकर ही नहीं लड़ रहे थे, उसमें इसमें भी लड़ रहे थे कि किसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी पहले आ जाती है जिससे हम पूरी दुनिया को प्रभावित कर कर उसको अपने पक्ष में ले लें। अच्छा, इसमें भारत का स्टैंड भी बता देता हूँ। इंडिया इसमें गुट निरपेक्ष नीति अपनाता था, ना हमें तुम्हारी तरफ होना है ना हमें तुम्हारी तरफ होना है, ठीक है, ना हमें तुम्हारी तरफ होना है ना हमें तुम्हारी तरफ होना है। हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से जहाँ हमें ज़रूरत लगी हम तुम्हारे पास भी आ जाएंगे और तुम्हारे पास भी आ जाएंगे। तो इंडिया की नीति आपकी क्या थी? इंडिया की क्या थी नीति? गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष। नेहरू जी याद आते हैं, गुट निरपेक्ष, न उसकी तरफ था न उसकी तरफ था। हालांकि इंडिया का झुकाव ज़्यादातर रसिया के साइड में था, ठीक है, क्योंकि हम लोग सोशलिस्ट कंट्री है, हमारा ज़्यादातर झुकाव रसिया के साइड था। रसिया हमारा ज़्यादा विश्वसनीय पार्टनर हुआ करता था। उसका रिजल्ट आज ये भी है कि हमारे आर्मी में यूज होने वाले 60 से 70-80% जो इक्विपमेंट्स आज भी रसियन है, सारी बंदूकों से लेकर ट्रक से लेकर सारा कुछ यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड आज भी है। हमारा सबसे ज़्यादा विश्वसनीय पार्टनर आज भी इस पर आप विश्वास कर सकते हैं, जबकि ये कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। तो 1960 में क्या हुआ, एक मिशन शुरू हुआ, ठीक है, कि चंद्रमा पे कौन पहुंचता है ज़्यादा, मून पे कौन जल्दी पहुंचता है, ठीक है, मून पे कौन जल्दी पहुंचता है, क्योंकि वहाँ क्या हो सकते हैं, खनिज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? खनिज हो सकते हैं वहाँ पे, या फिर लाइफ मिल सकती है वहाँ पे, ठीक है, ठीक। तो इससे क्या होता है, आपकी टेक्नोलॉजी का भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगा, और अगर कोई महंगा कोई खनिज मिल जाता है तो उस पर भी अधिकार हो जाएगा किसी को। तो इसी टाइम में नए नए कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी बनानी शुरू हुई। तो उसी टाइम में आपका क्या हो गया, ये कंप्यूटर बना, जिसका नाम क्या था? अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, AGC, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर, उस जमाने के हिसाब से बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर था, जो कि ये नासा का जो मिशन था, अपोलो मिशन, ये अपोलो क्या था, ये भी आपके एक क्या होता है जनरल नॉलेज की है, आपके जीके वाले पार्ट में पूछ सकता है कि अपोलो मिशन कब लॉन्च किया गया। 1960s में, 1960 के दशक में लॉन्च किया गया। अमेरिका ने लॉन्च किया, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा, ठीक है। नासा ने लॉन्च किया अपोलो मिशन, और इसी मिशन के तहत जो कंप्यूटर बना, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, AGC बोलते हैं, वो बनाया गया। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हुआ करती थी। पहला कंप्यूटर था जिसमें क्या होता है, IC का यूज़ किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? पहले बल्क में जो वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, या एक्यूमुलेटर्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में यूज किया करते थे, बहुत बड़े बड़े। अब आगे आपके ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं आगे मैं बताऊंगा। अब आ गए ट्रांजिस्टर्स को क्या किया कि हमने एक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप लिया, उस पर ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट किया, छोटे छोटे रूप में उसको क्या डिज़ाइन करके उस पर लगा दिया। बहुत बड़े बड़े काम एक छोटी सी चिप पे होने लगे। जैसे कि आज का ये अगर ये रिमोट है, ये पहले बनाना हो तो बहुत बड़ा, हमारे एक इंसान के बराबर का रिमोट हो जाएगा, अगर अब की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की टेक्निक ना हो तो इसमें क्या हुआ याद रखना, AGC में क्या हुआ, ICs का यूज़ किया गया, कि ICs का यूज़ किया गया, इंटीग्रेटेड
इंसुलेटेड चिप्स का यूज़ किया गया। ये क्या इसका यूज़ क्या था, ये क्या गया, चंद्रमा पे पहुंचने के लिए वहाँ मार्गदर्शन, मतलब ट्रेजेक्ट्री कैसे होनी चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैलकुलेशन सारी जो वहाँ पहुँचने के लिए लगना चाहिए वो मिला। नेविगेशन मतलब वहाँ पहुँच के अगर वहाँ क्या आपका नेविगेट कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और प्लस उस मिशन का कंट्रोल इस कंप्यूटर के माध्यम से किया गया। ठीक है, ये कंप्यूटर आपको याद रखना चाहिए। इसके ये किस मिशन के तहत आया वो भी याद रखना चाहिए, किस कंपनी ने बनाया या किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, नासा ने, वो भी याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उस जो एजीसी था उसका एक व्यू देख लीजिए। एजीसी कुछ ऐसे हुआ करता था। ये आपका है एजीसी, क्या है ये आपका एजीसी, एजीसी, ठीक है, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। अब इसका एक स्पेसिफिकेशन देखिए, 32 किलो का कंप्यूटर। आज के कंप्यूटर कोई 32 किलो के हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो हल्का के 5 किलो 10 किलो में सारा कंप्यूटर आ जाएगा आपका। ठीक है, 32 किलो का किलोमीटर। इसका देखकर वॉल्यूम, स्थान कितना गिरता था, 1 घन फुट, मतलब 1 फुट इधर भी ले, ऊंचाई चौड़ाई और क्या बोलते हैं उसकी लंबाई, तो क्या होते हैं, एक घन फुट की हुआ करता था ये पूरा। जैसे ये है, ये पूरा 1 घन फुट ही तो है। ठीक है, ये ऐसा कुछ था। ठीक, तो ऐसे 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 मिला दें तो ठीक। और इसकी क्लॉक स्पीड जो थी, प्रोसेसर की जो स्पीड थी, क्लॉक स्पीड जो थी 2.048 मेगाहर्ट्ज़ थी। रैम देखिए केवल 2000 वर्ड्स। अच्छा, अब रैम के जब कंप्यूटर के टर्म्स में हम के की वैल्यू 1000 केवल नहीं होती। ठीक है, के की वैल्यू केवल 1000 नहीं होती। जब हम कंप्यूटर के स्टोरेज की बात करते हैं तो उसमें आप याद रखना कि क्या होते हैं, अगर के लिखा हुआ, के का मतलब 1000 बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब होता है 1024। ठीक, अगर 2K कहा जा रहा है, 2K का मतलब हो गया 2 इंटू 1024, मतलब 2048। इतना वर्ड की इसकी क्या होती है, रैम की क्षमता थी। अब वर्ड क्या होता है, अब डिपेंड करता है वो कितने बिट का था। 8 बिट का अगर एक वर्ड है, 4 बिट का एक वर्ड है, 16 बिट का एक वर्ड है, तो उसी हिसाब से कंप्यूटर की वो रैम की कैपेसिटी निर्धारित हो जाएगी, कितने बिट की है, कितने वर्ड की है। ठीक है, तो देखिए उसमें केवल और केवल क्या होते हैं, 2000 वर्ड्स की उसमें रैम, दो बार हो गया, 2000 वर्ड की रैम, रोम 36 के वर्ड का, और स्टोरेज उसकी केवल 64 KB का, 64 किलोबाइट की स्टोरेज, और पावर कंजम्पशन बहुत हाई हुआ करता था। ये इसलिए दिखाया गया कि 1960 के ज़माने में से लेकर अब में आप तुलना कर सकते हैं कि कंप्यूटर कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब आपके अगले टॉपिक पे। आपका अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन स्केल। अब इंटीग्रेशन स्केल क्यों बताना ज़रूरी है, जब आप कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का पहला जनरेशन की क्या विशेषता थी, कंप्यूटर के दूसरे जनरेशन की क्या विशेषता थी, कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में क्या विशेषता थी, और कंप्यूटर के चौथे जनरेशन की, पाँचवें जनरेशन की, या जो भी जनरेशन आगे आने वाले होंगे उनकी विशेषताएँ क्या होंगी। तो सबसे बड़ा जो चेंज था वो क्या था, ट्रांजिस्टर आया। क्या आया, ट्रांजिस्टर। ठीक है, बताता हूँ आपको। आया आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये भी पूछ सकता है आपको, सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, ट्रांजिस्टर का एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अब सेमीकंडक्टर डिवाइस से आप क्या समझते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है वो आपको क्या होते हैं, ना तो ये चालक और कुचालक के बीच की डिवाइस है। चालक मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में उसके चालक और कुचालक। ठीक है, चालक और कुचालक के बीच की कड़ी है ये। ठीक है, चालक और कुचालक के बीच की क्या है, कड़ी है ये। चालक और कुचालक की बीच की, चालक मतलब आपको अगर नहीं याद है तो चालक हो गया आपका कंडक्टर, चालक हो गया कंडक्टर, कुचालक हो गया इंसुलेटर। मतलब इसके बीच की कड़ी होने का मतलब क्या हो गया, मतलब ना तो उसमें कुचालक की तरह पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का बैन है, ना तो चालक की तरह फ्री फ्लोइंग है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, ऐसा भी नहीं, वो कहीं बीच में स्टैंड करता है। यहाँ कहीं आता है आपका सेमीकंडक्टर। क्या है, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि क्या होता है, अपने कंट्रोल के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवा सकते हैं। सपोज करिए, अब आप जानते हैं कंप्यूटर किस में देखता है, कंप्यूटर हमेशा किस में सोचता है, कंप्यूटर हमेशा बाइनरी में वो करता है। कंप्यूटर हमेशा क्या होता है, बाइनरी में उसको बातों को समझता है, किसमें, बाइनरी। ठीक, बाइनरीज क्या होती हैं, बाइनरी बेसिक क्या होती है, 0 और 1। ठीक है, अब इसमें सेमीकंडक्टर का रोल कैसे आ गया, सेमीकंडक्टर जो होगा आपका, देखिए सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर जैसे है, ये ट्रांजिस्टर जो है
ठीक। ट्रांजिस्टर में क्या हो गया, अपने हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ट्रांजिस्टर एक स्विच हो गई, अर्धचालक है जिसमें कंट्रोल के हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हम कंट्रोल कर ले रहे हैं। ठीक है, हमने जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक दिया, मान लो इलेक्ट्रिसिटी इसमें इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो हमें मिल गया क्या, हमें हमारा आउटपुट क्या मिल गया, हमारे यहाँ मिल गया हमें 0। ठीक है, ऐसे ही हमें जब क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होते हैं, इसमें हमने फ्लो करवा दी, तो हमारा आउटपुट मिल गया 1। ठीक, कि लाइट जल गई। ठीक, तो हमें ये बाइनरी नंबर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। क्या है ये, बेसिकली आपके क्या है, आपका बाइनरी, यही तो है, क्या है ये, बाइनरी ही तो है, 0 और 1 क्या है, बाइनरी का फॉर्म हुआ। तो ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो देना बहुत ज़्यादा लेवल पे ईजी बना देना दिया। ठीक है, उसको स्टोर करना आसान बना दिया, उसका कन्वर्जन तेज बना दिया। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर का ये आपका काम हुआ, ये ट्रांजिस्टर का काम हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं हम लोग क्या बता रहे थे, हाँ, हम लोग बोल रहे थे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या हुआ कि एक छोटे से पोर्शन पे, एक आपका कोई छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन है, उस पर आप क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन या क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन की मदद से क्या करते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन की मदद से इस पर सारे इंस्ट्रूमेंट को छोटा 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 इसमें लगा दें, ताकि आपका स्पेस घट जाए और आपका क्या होता है, इसकी इफ़िशियंसी या स्टोरेज कैपेसिटी या प्रोसेसिंग कैपेसिटी आपकी उस पर बढ़ जाए। ये जैसे जैसे ये नंबर्स जो हैं, ये इंटीग्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, आपकी स्केल उतनी ज़्यादा हायर साइड में होती चली जाती है, स्केल आपकी बढ़ती चली जाती है। जैसे अब इसके अभी तक 5 लेवल की स्केल है। ठीक है, आपके क्या है, 5 लेवल के, 1 2 3 4 और 5 लेवल की आपकी स्केलिंग है। आपकी पहली आपकी आती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब वो, ये इंटीग्रेशन था, एक छोटी सी चिप पे कितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को ऐड कर पाना। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ऐसे ही ये क्या है, इसमें एक ही केवल लिखूंगा मीडियम। ठीक है, ये क्या है, मीडियम लेवल का इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल का है। ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, अगर ना दिखाई दे रहा तो ये कर देता। फिर ये है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर आता है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, ये आपके 5 लेवल के आपके क्या होते हैं, इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब एक पर्टिकुलर एक चिप पे, एक डिवाइस पे कितने ज़्यादा नंबर्स में हम लोग क्या होते हैं, अपने क्या होते हैं, इसको ट्रांजिस्टर को हम लोग उस पर क्या होते हैं लगा पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन क्या था, इसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में क्या था, बेसिकली हम जीरो से लेके क्या होते हैं 100 तक के ट्रांजिस्टर अगर हम लोग ऐड कर पा रहे थे, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अगर हम मान लीजिए कि उसी पे अगर हम क्या कहते हैं कि मीडियम स्केल क्या था, 100 से लेकर 1000 तक के अगर हम ट्रांजिस्टर्स पे क्या बोलते हैं कि ऐड कर पा रहे हैं अपने डिवाइस पे, तो हमारा क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसके एग्जांपल से तो स्मॉल लॉजिक सर्किट, जो छोटे छोटे लॉजिक सर्किट जैसे हो गया, एक कैलकुलेटर वगैरह मान लीजिए हो गया, वो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आपका आता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया कि 1,00,000 से लेकर 1,000 से लेकर 1,00,000 तक, 1,000 से लेकर 1,00,000 तक का जो इंटीग्रेशन है उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें स्टार्टिंग के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं या कैलकुलेटर्स हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वो इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। फिर आपका आता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या होता है, 1,00,000 से लेकर 10,00,000 तक, 1,00,000 से लेकर क्या हो गया आपका 1,00,000 से लेकर 10,00,000 तक के क्या होते हैं, इसमें क्या होता है ट्रांजिस्टर्स का इंटीग्रेशन होने लगा। ये क्या आता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर आपका आता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें क्या होता है 10,00,000 से ज़्यादा, 10,00,000 प्लस इंटीग्रेशन अगर हो रहे हैं तो आपका क्या है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
ठीक है, ठीक। और क्या बोलते हैं, अब इसके एग्जांपल वेरी लार्ज स्केल में क्या था, आपका पीसी जो होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो आते थे, वो आपके क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में जहाँ बहुत ज़्यादा नंबर्स में ट्रांजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ढेर सारा आपको उसमें रॉ इनपुट देना पड़ेगा, उनका कन्वर्जन करना पड़ेगा, बहुत ढेर सारी आपको उसमें डेटा प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या आते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स, मान लीजिए आपके आ गए मॉडर्न लैपटॉप्स, मोबाइल्स। लेकिन इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में आपके क्या आते हैं, मॉडर्न ये सुपर कंप्यूटर्स आ गए। आजकल मोबाइल्स वगैरह भी हैं, आजकल मोबाइल से लैपटॉप में देखें कितने टेराबाइट की स्टोरेज आज तक की हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि स्केल क्या है, इंटीग्रेशन स्केल क्या है। इंटीग्रेशन स्केल मैंने बताया कि 5 तरह की अभी तक की इंटीग्रेशन स्केल आई है। इंटीग्रेशन स्केल मतलब कोई एक चिप है आपकी, उस पर आप कितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किस लेवल तक आप उस पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। उसकी स्केलिंग क्या है, कितने से कितने तक की रेंज में वो आता है। पहले मैंने बताया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जो कि क्या था 0 से लेकर 100 तक के, ये स्मॉल लॉजिक सर्किट्स में यूज होता था। 0 से लेकर नंबर, ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या है ये, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक। ये वाला पोर्शन आपका क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स है, ठीक। अब मीडियम स्केल में क्या था, यही 100 से लेकर 1000 तक के ट्रांजिस्टर उस पे, उस चिप पे आ गए, ठीक है। उसके अभी भी वो स्मॉल लॉजिक सर्किट्स में आता है, उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यहाँ आपके क्या है, एग्जांपल्स, ठीक। और फिर आपका होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मैंने बताया कि इसमें 1000 से लेकर 1,00,000 तक के इसमें ट्रांजिस्टर क्या होता है, इंटीग्रेशन होना शुरू हो गया, होने लग गया। तो इसमें फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपके अभी माइक्रो प्रोसेसर, स्टार्टिंग वाले माइक्रो प्रोसेसर, जिनके छोटे होने के बावजूद उनकी क्षमता पुराने के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो आपके क्या हो गया, अर्ली माइक्रो प्रोसेसर या कुछ एडवांस लेवल के कैलकुलेटर्स, राइट, ठीक है। फिर आपका आता है वेरी लार्ज। अभी जो चलने वाले जो हैं, इन दोनों को आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाले डिवाइसेस अभी ज़्यादातर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर यूज में यही चीज़ें हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में भी कौन है, 100 मतलब 1,00,000 से लेकर 10,00,000 तक, जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह में देखेंगे आप, उसका अंदर का पूरा टेक्नोलॉजी, उसका आप मदरबोर्ड या पूरा मदरबोर्ड उसका खोल के देखें, आप देखेंगे कि किस लेवल की इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है। तो आपका किस में आ जाता है, वेरी लार्ज स्केल में। ऐसे ही आपने देखा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें क्या आता है, मॉडर्न लैपटॉप्स, मोबाइल और सुपर कंप्यूटर्स। अब ये क्या बोलते हैं कि इंटीग्रेशन स्केल मैंने बताया क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों थी। जब आपको मैं बताऊंगा जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में कौन इंस्ट्रूमेंट चेंज हुए, कौन से लगते थे, सेकंड जनरेशन में कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते थे, थर्ड जनरेशन में कौन से इंस्ट्रूमेंट आए, तो उसमें डिसीजन लेना या समझ पाना ज़्यादा आसान होगा कि उसमें किस लेवल का इंटीग्रेशन किया गया है, ठीक है। ये आपने अगर नोट कर लिया हो तो आप बाद में रेफर कर सकते हैं, आपको शेयर कर दिया जाएगा। आगे दिखाते हैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब देखिए फर्स्ट जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन या अर्ली जनरेशन, ये 1940 से 1956 तक के पीरियड का था। इसमें देखो आप वैक्यूम ट्यूब लग रहे हैं। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस लिए होता था, मैंने आपको बताया, लॉजिक्स के लिए भी इस्तेमाल होता था ये, ठीक, या फिर मेमोरी के लिए इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े होते थे साइज में, इसलिए ये अर्ली स्टेज के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे। देखिए ये कंप्यूटर के सामने हमारे ये सर जो हैं, ये कंप्यूटर के सामने खड़े हैं। ये कंप्यूटर पूरा रूम के बराबर का एक कंप्यूटर हुआ करता था, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे रहते थे, ठीक है। प्रोग्रामिंग का लेवल क्या था, पंच कार्ड का यूज किया जाता, वो पेपर जिसमें छेद करके हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को सेट करते थे, मैंने जबकि पहले बताया आपको, ठीक है। और इसमें बैच ओएस हुआ करता था, एक साथ कई सारी जानकारी को उसमें दिया जाता था। ओएस के बारे में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको तब आपको बताया जाएगा, अभी इतना ध्यान रखिए कि ये बैच ओएस का इसमें यूज किया गया, ठीक है। और स्पीड
कुछ मिली सेकेंड में हुआ करते थे, मतलब स्पीड मिली सेकेंड्स में अगर कंप्यूटर की है तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। अब आप सपोज करिए कि आप कंप्यूटर पर अपने आप प्रेस करते हैं, कोई बहुत बड़ा काम है, मिली सेकेंड्स में अगर उसका रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो समझ लीजिए बहुत स्लो है कंप्यूटर। आज नैनो फेम्टो हेप्टो सेकेंड्स में उसका क्या होता है 10⁻⁻15 इतना कम सेकेंड्स में सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड आने लगी है, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज का यूज हुआ। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज कौन सी होती थी? ऐसी लैंग्वेजेज जिनको केवल कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज कहते हैं, जैसे असेंबली लैंग्वेजेज वगैरह हो गई, ठीक है। इसमें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हो गया, और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके, एनियाक हो गया, IBM का 701 हो गया, यूनिवैक हो गया, एडवैक हो गया, ये आपके क्या है, आपके एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। अब देखिए, अब सेकेंड जनरेशन में कैसे इंटीग्रेशन बढ़ेगा और चीज़ें कैसे चेंज होने वाली हैं, ठीक है। अब आ रहा है ट्रांजिस्टर, आपका देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर आया आपका, ठीक है। कहीं पहले अगर 20 एक्यूमुलेटर हुआ करते थे, अब ट्रांजिस्टर आएगा तो 100 आने लग गए हैं सेकंड जनरेशन में, या फिर उससे भी ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड किस लिए यूज होता था? मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड, देखिए मैग्नेटिक टेप का इसमें इस्तेमाल इसलिए किया गया, मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया किसके लिए, स्टोरेज के लिए या मेमोरी के लिए आप कह ले सकते हैं, ठीक है, स्टोरेज या फिर मेमोरी, ठीक है, या इनपुट देने के लिए वो स्टोर इसमें किया जाता था, ठीक है। पंच कार्ड प्रोग्राम करने के लिए, ठीक। चलिए, स्पीड पहले से कुछ घटी, मिली सेकेंड से अब आ गया माइक्रो सेकेंड्स में आ गया, किस में आ गया, माइक्रो सेकेंड, कम हो गई। प्रोग्रामिंग इसमें हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती इसको कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता, उसको किसी तरीके से चेंज करके उसको समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर इसके एग्जाम्पल हैं IBM के, ये आप एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स में दे के पूछ सकता है आपको किस जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपको पूछ सकता है कि ट्रांजिस्टर का यूज किस जनरेशन से होना शुरू हुआ, आपके सेकंड जनरेशन में आ गया आपका ट्रांजिस्टर, राइट। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस किया, ऐसे क्वेश्चन पूछा है कई बार, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने, किस क्या होते हैं जनरेशन में, सेकंड जनरेशन, राइट। चलिए, और ये भी पूछ सकता है कि सेकंड जनरेशन में स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन ऑप्शन में अगर कोई कुछ भी ऊटपटांग ऑप्शन देकर आपको मैग्नेटिक टेप दे दिया, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। चलिए, जनरेशन नंबर थर्ड, आपका थर्ड जनरेशन में ये आता है 69 से 75, मतलब जो कोल्ड वार वाला जनरेशन था, इसमें देखिए ये क्या है, कोल्ड वार वाला जनरेशन। अब अगर आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो मैंने जब AGC बताया, आप क्या होता है, अपोलो वाला कंप्यूटर जब बताया, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, तो उसमें बताया कि वो पहला कंप्यूटर था जिसमें किसका यूज हुआ था, IC का। ये अपोलो में AGC कंप्यूटर में यूज हुआ था, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। क्या था ये, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, ठीक। फिर इसकी मेमोरी कैपेसिटी, लार्ज मैग्नेटिक कोर्स आने लगे, ठीक है, ये मेमोरी की स्पीड बढ़ गई। रिमोट OS, अच्छा इसके पहले यहाँ रिमोट OS है, रिमोट OS का मतलब दूर से भी कंप्यूटर को क्या बोलते हैं कि यूज किया जा सकता था, या उसको ऑपरेट किया जा सकता था, रिमोट ऑपरेटिंग उसका होता था, दूर से लेकर एक बड़े कंप्यूटर से जो उस छोटे कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता था। इसके पिछले वाले में आपने देखा होगा, इसके पिछले वाले में क्या था, आ गया टाइम शेयरिंग OS मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सर, इसमें क्या था, ऑपरेटिंग सर, जैसे मान लो ये आपका CPU है, ठीक है, CPU को कुछ कैपेसिटी है 100 सेकेंड, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपने उसका अपने 100 सेकेंड कैपेसिटी का कुछ 10%, मान लो 10 सेकेंड कोई एक यूजर यूज कर लिया एक काम के लिए, फिर उसका 10 सेकेंड कोई दूसरा यूजर दूसरे काम के लिए यूज कर लिया, ठीक है, यहाँ तीसरे काम के लिए, ऐसे टाइम शेयरिंग होते हैं, मतलब CPU को जो कैपेसिटी है इसको टाइम वाइज इसको डिवाइड करके अलग अलग काम को किया जाने लगा, इसलिए यहाँ पे टाइम शेयरिंग OS है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट में आपका है रिमोट OS, मतलब दूर से भी कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाना, ऑपरेट किया जाना, ठीक है। अब इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज पास्कल, बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेजेज आने लगी, ठीक है, और इसकी स्पीड देखो और कम हो गई स्पीड, क्या, नैनो सेकेंड्स में आ गई, किस में आ गई, नैनो सेकेंड्स में आ गई, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल IBM 360, 370, CDC 6600, ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। चलिए, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, अब इसमें आया माइक्रो प्रोसेसर में क्या हो गया, VLSI, देख रहे हो आप, VLSI कौन सा,
स्केल इसमें पूछ सकता है आपको कितना, 1 लाख से 10 लाख तक का, इसमें कितना था, 1 लाख से 10 लाख तक, ठीक है। ठीक, इतने तक के ट्रांजिस्टर उस चिप पे आ गए होंगे, उस माइक्रो प्रोसेसर की चिप पे कितने ट्रांजिस्टर आ गए होंगे, 1 लाख से लेके 10 लाख तक के ट्रांजिस्टर उस चिप पे आ गए होंगे। फिर आपकी आ जाती है मेमोरी। मेमोरी क्या है, मैग्नेटिक डिस्क और डीवीडी, एफडीडी, एचडीडी, ये सब इसमें एज ए मेमोरी यूज किया जाने लगा, ठीक है। क्या स्केल बढ़ गया, स्टोरेज का कैपेसिटी बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो मेमोरी का भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ के मैग्नेटिक टेप से बढ़कर, मैग्नेटिक ड्रम से बढ़कर मैग्नेटिक डिस्क तक आ गए। स्पीड देखिए और पिको सेकंड्स में आ गए। पिको सेकंड मतलब 10⁻⁻12 सेकंड तक की स्पीड आ गई। मतलब एक क्लिक कर रहे हैं आप तो उस काम को करने के लिए केवल 10 से 10⁻12 एक सेकंड के इतने हिस्से में, एक सेकंड का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने सेकंड में ही वो आपका रिस्पांस दे रहा है कंप्यूटर। उसकी स्पीड कितनी कम हो गई, मतलब स्पीड कितनी ज़्यादा हो गई और रिस्पांस टाइम कितना कम हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे GUI बेस्ड OS डेवलप्ड हो गए। GUI बेस्ड क्या होते हैं, कंप्यूटर पे आप जो यहाँ पे इमेजेस देखते हैं, कंप्यूटर पे आप लोगो देखते हैं, ऐप का लोगो दुनिया भर का, ये ग्राफिक्स हैं, ये जो होते हैं ग्राफिक्स हैं। तो ग्राफिक बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आ गए, जहाँ पे माउस से आप क्या कहते हैं उसके लोगो पे क्लिक करके अपने डिजायर रिजल्ट उस पे स्थान पे जाके पहुँचते हैं, एक्शन या फिर उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है, या कमांड देते हैं, ठीक। और एग्जांपल इसके क्रे 1 है, क्रे 2 है, एप्पल 2 है, TRX है, ये सब सारे इसके एग्जांपल्स है। ये सब देख के याद रखने वाली चीज़ें। अब आता है जनरेशन नंबर 5th जनरेशन में देख रहे हैं आप क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मैंने बताया था 10 लाख से ज़्यादा का, 10 लाख से प्लस का इसमें क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का उस चिप पे इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। ये 1989 से अभी तक के स्टेज को हम 5th जनरेशन का कंप्यूटर्स बोलते हैं। इनकी सर्किटरी क्या है, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 10 लाख से ज़्यादा के इसमें क्या हो गए आपके, क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स हो गए। प्रोसेसिंग स्पीड फेम्टो और हेक्टो में आ गई, मतलब 10⁻⁻15 10⁻⁻18 इतने सेकंड्स तक की इसकी स्पीड आ गई। इसकी क्या होती है, रिस्पांस टाइम हो गया। दबाएंगे तो 1/10⁻15, मतलब कितनी कम, इमेजिन कर सकते हैं क्या स्पीड होगी। इसमें सुपर कंप्यूटर वगैरह, मतलब परम वगैरह की खोज इसी स्पीड के साथ आई, तो परम सुपर कंप्यूटर्स वगैरह यहाँ हैं। इसमें सारी लैंग्वेजेज यूज होने लगी, जो मॉडर्न लैंग्वेजेज हैं, जावा, C++, फलाना ढिकाना, ये सब सारी जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज इसमें आने लगी। आपको एग्जाम्पल PC, टैबलेट, सुपर कंप्यूटर जैसे IBM नोटबुक, परम, ये सब सारा कुछ इसमें आने लगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों का क्लास जितना कुछ आपको समझाया गया मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा आपने, देखा, उसको कंसेप्चुलाइज किया, देखा, इमेजिनेशन आपकी बढ़ी, समझ बढ़ी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अपनी क्लास को कल भी जारी करेंगे और रोज़ ऐसे ही कंप्यूटर की क्लासेस आपकी होने वाली है। आज के लिए इतना ही। अपना आप लोग फीडबैक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए कि वहाँ कंप्यूटर की क्लासेस लगातार आपको करवाई जा रही हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर की क्लासेस अभी तक इसलिए थोड़ा सा डिले हो गई क्योंकि आपका पेट का एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था, तो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था, उसमें उन्होंने मन से पढ़ाई करने के लिए बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो हम लोगों ने अभी तक ये कोर्स जारी नहीं किया था। अब ये कोर्स लगातार तरीके से, शानदार तरीके से आपको एप्लीकेशन पे चलवाई जाएगी। जैसा कि पवन सर बता चुके हैं पहले से कि किसी टेक्निकल रीजन की वजह से ये ऐप पे आज नहीं लाइव किया जा सका, इसलिए ये यूट्यूब पे लाइव किया जा रहा है, यूट्यूब पे चल रही है क्लास, और बाद में इसको ऐप पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से जम के पढ़ाई करिए और कंप्यूटर को अच्छी तरीके से जानिए, सीखिए और बेहतरीन परफॉर्मेंस दीजिए। चलिए बाय।